नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टी.आर. रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अनुवांशिकता से संबंधित है। अनुवांशिकता के अंदर बहुत से मोस्ट क्वेश्चन, उनमें से 20 या 22 क्वेश्चन इनमें से दोस्तों इनमें से एक ना एक क्वेश्चन घुमा फिरा के हर एग्जाम में आता ही है। चाहे एग्जाम दो, चाहे बेसिक चीज़ में भी पूछ ले तो भी एक ना एक क्वेश्चन आपके दैनिक जीवन में रोज कहीं ना कहीं से काम में आता ही होगा। इसलिए इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। चाहे नोट करने के लिए हो तो आप नोट कर सकते हो, या आपको कुछ कुछ याद होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्या अजीब से क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, कैसे हल करना है समझिए। सबसे बड़ा स्तनी, स्तन मतलब होता है दोस्तों शरीर, ठीक है। सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? वो होता है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली होती है दोस्तों, आपको पता है ब्लू व्हेल क्या होती है? एक मच्छी का नाम है। तो सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? ब्लू व्हेल। ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों, ठीक है। अब सबसे विशाल स्तनी, ये अब मच्छी तो कहाँ पे रहती है? पानी के अंदर रहती है दोस्तों, समुद्र में या पानी में, ठीक है। वैसे अब विशाल स्थली, स्थली मतलब होता है जमीन पर। जमीन पर सबसे बड़ा स्तनी कौन होगा? वो होगा हाथी। कौन होगा दोस्तों? हाथी। सबसे बड़ा अंडा देने वाला वह स्थली पक्षी, क्या दोस्तों? पक्षी में सबसे बड़ा अंडा देने वाला वह सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग, ठीक है दोस्तों। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। वो क्यों नहीं उड़ सकता दोस्तों? क्योंकि इसका वजन क्या है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सीरा, सीरा कौन सा? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। सबसे बड़ा सीरा कौन सा? इंफीरियर वेना केवा। सबसे विशाल जीवित सांप, सबसे विशाल जीवित सरीसृप। अब देखिए दोस्तों, जो सांप होता है ना वो उभयचर होता है। क्या होता है? उभयचर। एक तो होता है जल में रहने वाला जीव, एक होता है बाहर रहने वाला जीव, और एक ऐसा जीव होता है जो दोनों जगह रह सकता है। जैसे अभी मेंढक है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और अंदर बाहर जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मेंढक की आवाज कैसी आती है? ट्र ट्र आती है ना दोस्तों। क्या आती है? ट्र ट्र। तो ट्र ट्र से याद रख लेना टर्टिल। क्या नाम है दोस्तों? टर्टिल। सबसे विशालतम जीवित सरीसृप कौन सा है? टर्टिल, ठीक है। विश्व का सबसे विशेला सरीसृप, विश्व का सबसे विशेला सरीसृप बहुत मोस्ट है दोस्तों। विश्व का सबसे विशेला सरीसृप। अब देखिए दोस्तों, सांप काट लेता है तो क्या होता है? दर्द होता है। दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन। पेन हो रहा है मतलब दर्द हो रहा है, क्या कहते हैं? पेन होना। तो यहां से पेन से आप याद रख सकते हो कौन से देश में? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है पेनिनसुलर टाइगर सर्प। क्या नाम है दोस्तों? पेनिनसुलर टाइगर सर्प। बहुत मोस्ट सबसे विशेला सरीसृप कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प। बहुत मोस्ट याद होना चाहिए। सबसे लंबा स्तनी, सबसे लंबा मतलब क्या? जिसका लंबा शरीर हो, वो क्या है दोस्तों? जिराफ। कौन सा है? जिराफ। अब जिराफ के ऊपर एक सिद्धांत भी दे रखा दोस्तों, विकास का सिद्धांत। वो मैं आपको अभी बाद में डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों, पहले ये याद रख लीजिए। सबसे लंबा स्तनीय शरीर किसका? जिराफ का, ठीक है। सबसे छोटी चिड़िया, ये तो सभी को याद, हमिंग बर्ड है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। दांत रहित स्तनी। अब देखिए दोस्तों, जिसके दांत रहित मतलब दांत नहीं है, वो कौन सा दोस्तों? चिंटीखोर। क्या नाम उसका? चिंटीखोर, ठीक है। शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग क्या है? लिवर, यकृत। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत है। सबसे मजबूत पेशी शरीर की, पता जबड़े की पेशी, वो भी नॉर्मल है। सबसे भारी केसरों का, ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? लुम्बर। क्या नाम है? लुम्बर। सबसे प्राचीन स्तनी, सबसे प्राचीन स्तनी कौन सा दोस्तों? एकिडना। क्या नाम है? एकिडना। भारत का एक ऐसा सांप कभी जिंदगी में घोंसले नहीं बनाते। वो क्या बनाते दोस्तों? बिल बनाते। लेकिन एक ऐसा सांप है जो बिल क्या? घोंसला बनाता है दोस्तों। क्या है? ये भारत का सबसे विशेला सांप है दोस्तों। क्या नाम है इसका? इसका नाम है किंग कोबरा। क्या नाम है दोस्तों? किंग कोबरा। भारत का सबसे विशेला सांप है ऐसा सांप जो घोंसला बना के घोंसले में रहता है, उसका नाम क्या है? किंग कोबरा। सबसे छोटा व अंडा देने वाला स्तनी, बहुत मोस्ट है ये भी। सबसे छोटा स्तनी है या सबसे छोटा अंडा देने वाला स्तनी, वो क्या है? छछूंदर। सबसे छोटा जानवर होता है दोस्तों कि उसका नाम क्या है? छछूंदर, ठीक है। सबसे विशेली चिपकली दोस्तों घरों में रहती है, आपको पता है। तो उसमें सबसे विशेली चिपकली कौन सी? हिलोडर्मी। बहुत मोस्ट ये भी। क्या नाम है? हिलोडर्मी। उसी प्रकार सबसे विशेली मछली का नाम क्या है? स्टोन। आप पत्थर से याद रख सकते हो। मछली का नाम क्या है दोस्तों? स्टोन मछली, ठीक है। वैसे सबसे बड़ा सांप, उसका नाम क्या? पाइथन। पाई का मान जैसे अनंत होता है, वैसे सबसे बड़े सांप का नाम भी क्या है दोस्तों? पाइथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पुरुषों के लिए कैलोरी कितनी जरूरी है? वो है 3900। और महिला के लिए कितनी है दोस्तों? 2400। कितने? 3900 और 2400। ये आपको अनुपात याद होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु वो कौन सा है? टाइगर। क्या है? टाइगर। टाइगर का मतलब शेर नहीं होता दोस्तों। बहुत से टाइगर का मीनिंग क्या निकाल लेते हैं? टाइगर मतलब शेर। टाइगर मतलब शेर नहीं होता, लोइन मतलब होता है शेर।
लायन मतलब क्या होता है? शेर। टाइगर मतलब होता है चीता। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आपको याद होने चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो आनुवांशिकता से संबंधित। मैं आपको पूरा डिटेल से आज बताऊंगा कि आनुवांशिकता में क्या क्या चीजें होती है, किसने इसके नियम दिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि आनुवांशिकता की खोज किसने की थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, ये बहुत मोस्ट चीज़ है। क्या है? आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? पहली चीज़ तो ये है, आनुवांशिकता शब्द दिया था दोस्तों। सबसे पहले आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ो तो उसकी खोज किसने की, उसके बारे में पढ़ा करो, फिर उसके अंदर डिटेल से पढ़ा करो। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था दोस्तों? वॉटसन ने। किसने दिया है? वॉटसन ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने की? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रायोगिक आनुवांशिकता की खोज। अगला टॉपिक क्या दोस्तों? अगला जो है वो है प्रायोगिक आनुवांशिकता की खोज किसने की? जो प्रायोगिक आनुवांशिकता है दोस्तों उसकी खोज की थी थॉमस हेंट मॉर्गन ने। किसने की? ये बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पहले। थॉमस हेंट मॉर्गन ने। ठीक है दोस्तों, थॉमस हेंट मॉर्गन ने। अब एक चीज और, जीन। क्या है? जीन। जीन की खोज किसने की थी दोस्तों? जोहानसन ने। जैसे याद रखना, जोहानसन। किसने की थी? जोहानसन ने। ठीक है, अब ये जो खोज की ये किसके ऊपर की? मटर के पौधे पे। किसके ऊपर? मटर के पौधे पर। आनुवांशिकता क्यों मोस्ट है इसके बारे में आज आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, ये याद हो गया, आनुवांशिकता की खोज वॉटसन ने की थी। आनुवांशिकता शब्द की खोज वॉटसन ने की थी। खोज किसने की थी? जॉन मेंडल ने की थी मटर के पौधे पर। प्रायोगिक आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? थॉमस एंड मॉर्गन ने। और जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। ठीक है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब होता है वे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहते हैं? स्थानांतरित। केवल गुण स्थानांतरित होते हैं, ज्ञान कभी भी स्थानांतरित नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान कहाँ रहता है दोस्तों? मस्तिष्क में। और जो गुणसूत्र रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? अपने कोशिकाओं में। कोशिकाओं के केंद्र में क्या पाया जाता है? जीन। जीन के अंदर क्या रहते हैं दोस्तों? अपने गुणसूत्र रहते हैं। तो ज्ञान, जैसे कोई वैज्ञानिक है उसका बेटा मूर्ख भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसका बेटा वैज्ञानिक हो। कोई मनुष्य ज्ञानी है तो जरूरी नहीं उसका बेटा भी ज्ञानी हो। कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो उसका बेटा भी जरूरी नहीं कि खिलाड़ी हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ज्ञान होता है, जो प्रैक्टिस होती है वो कहाँ रहती है? अपने मस्तिष्क में। जैसे अभी मैं कोई गेम खेलना जानता हूँ, मैं यदि 10 साल भी वो गेम नहीं खेलूँ, फिर वापस से यदि 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा प्रैक्टिस कर लूँ तो वापस जितना मेरे अंदर पहले नॉलेज थी उतना ही उस गेम का नॉलेज आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मेरी संतान होगी उसमें भी वो नॉलेज रहेगी, उसमें वो नॉलेज नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो नॉलेज होती है वो कहाँ होती है? माइंड में। और जो अपने गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं अपने कोशिकाओं में। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के बारे में आपको समझा दिया। आनुवांशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण स्थानांतरित होते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसके ऊपर की थी दोस्तों? मटर के पौधे पर। ठीक है, किसके ऊपर की थी? मटर के पौधे पर। ठीक है, अब इसमें होता है गुणसूत्र। क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र। अब गुणसूत्र में क्या क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल। और एक होता है प्रोटीन। क्या क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल और एक होता है दोस्तों प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल के 2 पार्ट है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और इसकी होती है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, जीन की खोज आपको बताई गई थी किसने की थी? ठीक है, उसी प्रकार एक जो मानव निर्मित कृत्रिम जीन है। क्या है दोस्तों? मानव निर्मित कृत्रिम जीन, डीएनए की खोज की थी दोस्तों हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला दोस्तों। हरगोविंद खुराना ने किसकी खोज की थी? डीएनए की संरचना की। उसी प्रकार 1970 में दोस्तों, 1970 में प्रथम कृत्रिम
कृत्रिम मतलब खुद जो निर्माण करता है वो कृत्रिम होता है, और प्रकृति से जो प्राप्त होता है वो प्राकृतिक होता है दोस्तों। ठीक है, 1970 में प्रथम कृत्रिम जीन का निर्माण भी किसने किया था दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे है इसके प्रकार या अनुवांशिकता के महत्वपूर्ण नियम। अनुवांशिकता के महत्वपूर्ण नियम में दोस्तों 4 नियम आते हैं। क्या आते हैं? 4 नियम। चारों नियम बहुत ही मोस्ट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से याद हो जाएंगे। पहला आता है, पहला नियम है दोस्तों प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपवहन का नियम। स्वतंत्र अपवहन का नियम। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो नियम है वो है उत्परिवर्तन का नियम। क्या है? उत्परिवर्तन का नियम। और चौथा है डीएनए और फिंगरप्रिंट। ये चारों ही आनुवांशिकता से संबंधित है। सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब इनको समझिए, चारों को समझिए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपवहन का नियम, उत्परिवर्तन का नियम, डीएनए में फिंगरप्रिंट का नियम। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का नियम। इसको समझने के लिए मान लीजिए एक है, मान लो कोई पुरुष है वो लंबा है और उसकी पत्नी है वो बोनी है। ठीक है, पुरुष क्या है? लंबा है और उसकी पत्नी है जो बोनी है। दोनों का यदि संक्रमण कराया जाए, ठीक है, लंबा और बोना, ठीक है, दोनों का जब संक्रमण होगा दोस्तों, ठीक है, जो संतान होगी ना उत्पन्न, वो किस पे जाएगी? पिताजी के ऊपर। तो उसका भी क्या होगा? वो भी क्या होगा दोस्तों? लंबा ही होगा। ये नियम क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम। जैसे एक लंबा मटर का पौधा है, एक बोना मटर का पौधा है। ठीक है, लंबा मटर का पौधा और बोना मटर का पौधा। ठीक है, अब दोनों के अंदर जब संपर्क कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा दोस्तों? संपर्क। तो इसमें क्या होगा? लंबा मटर का पौधा ही बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये नियम क्या कहता है? ये और ये नियम दोनों रिलेटेड है। इसमें भी पहला नियम तो यहीं तक कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो होता है वो लंबा ही होता है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पीढ़ी होती है ना दोस्तों, उसमें कुछ गुण इसके भी पाए जाएंगे, कुछ गुण इसके भी पाए जाएंगे। वो किसका नियम? स्वतंत्र अपवहन का नियम है। पहले कुछ गुण लंबे के भी पाए जाएंगे, कुछ गुण बोने के पाए जाएंगे। इनका अनुपात बहुत मोस्ट है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्वतंत्र अपवहन के नियम के अनुसार संग प्रभावित व अप्रभावित का अनुपात क्या होगा? तो वो अनुपात क्या आएगा दोस्तों? 15:1। क्या आएगा दोस्तों? 15:1। अगला देखो, उत्परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत मोस्ट है ये कोटेशन। परिवर्तन ही क्या है? संसार का नियम। उत्परिवर्तन, उससे क्या हो रहा है दोस्तों? ऊपर। जैसे मान लो कोई खाई है, उसके अपने को ऊपर से जाना है, तो ऊपर से किससे जाएंगे? ब्रिज से जाएंगे। किससे जाएंगे? ब्रिज से। तो आप इसका नाम याद रख सकते हो, हुंग्यो डी ब्रिज। क्या नाम है? किसने खोज की थी दोस्तों? हुंग्यो डी ब्रिज ने। ठीक है, किसने खोज की थी? उत्परिवर्तन की हुंग्यो डी ब्रिज ने। अब उत्परिवर्तन होता है क्या? किसी भी मनुष्य या जीव जंतु में अचानक से जो परिवर्तन आता है, अचानक से जो परिवर्तन आता है वो ही दोस्तों उत्परिवर्तन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। अब उत्परिवर्तन किन कारणों से आता है? पहला कारण है पराबैंगनी किरणें। क्या है? पराबैंगनी किरणें। दूसरी है दोस्तों रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, रासायनिक पदार्थ। और तीसरा है रेडियोधर्मी विकिरण के कारण। क्या दोस्तों? रेडियोधर्मी विकिरण के कारण। अब है डीएनए व फिंगरप्रिंट। आप डीएनए जानते हो दोस्तों, किसी की भी यानी गुणसूत्रों की खोज करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? डीएनए। क्योंकि डीएनए में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक से किसी के भी गुणसूत्रों की खोज की जा सकती है। जैसे मेरे गुणसूत्र पापा पे जाएंगे, ठीक है, मेरे जो बच्चा होगा उसके गुणसूत्र मेरे से यदि मैच कराना है तो उसका क्या मैच करते हैं? डीएनए मैच करते हैं। उसी से दोस्तों पता चल जाता है कि किसका संतान कौन है। उसी प्रकार फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी काम में आते हैं दोस्तों। हर मनुष्य का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। अभी आप यदि किसी का भी फिंगरप्रिंट स्कैन करोगे तो उसका पूरा बायोडाटा आप कहीं पर भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, और चीज़ देखिए, इसकी एकमात्र मोस्ट चीज़ है इस क्वेश्चन में, वो भारत का एकमात्र फिंगरप्रिंट व डीएनए की जो प्रयोगशाला वो कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद में है। वो कहाँ है? हैदराबाद में। बहुत मोस्ट चीज़ है दोस्तों। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, इतना सही है। कल और इसके बारे में विस्तृत विवरण समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।